हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आज ही हमारे क्लास की शुरुआत होती है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना। किसी चीज़ को क्या होता है मतलब बच्चों, बचाना होता है। भोज्य मतलब होता है कोई चीज़ खाने वाली। ठीक है, हम प्रश्न संख्या 1 को शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है बच्चों, यहाँ पर सभी लोग देखिए। प्रश्न संख्या कहती है भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो भोजन हमको देखो बच्चों कहाँ से मिलता है, हमें अनाज से मिलता है, जीव जंतुओं से, दोनों से मिलता है। ठीक है ना, पौधों से भी मिलता है। प्रश्न संख्या 2 देखो, यहाँ भोजन से प्राप्त होने वाले उन्हें लाभ के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ जो भी लाभ है बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए। क्वेश्चन संख्या 3 और 4 को हम लोग साथ में 4 को बाद में देखेंगे, 3 को देखते हैं पहले। ठीक है, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु का हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो भोजन के रूप में कौन सा उपयोग होता है, 1, 2 और 4। ठीक है, एक शहद है, अंडा है और मांस। ऊन को तो हम लोग भोजन के रूप में तो कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, आप लोग दे करके इसको भर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 कहती है नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। नीचे दी गई तालिका यहाँ पर लिखा है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस एलिमेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट क्या है, पोषक तत्वों के नाम और पोषक तत्वों के कार्य। बच्चों ये प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ फैट भी होती हैं, वो शरीर में चाहिए, और जल का भी एक बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर पोषक एलिमेंट लिखे हैं और इनके क्या है, कार्य क्या है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। प्रोटीन देखो दाल में मिलता है, विटामिन जानते ही हो, खनिज क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 1 और 2 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है वह पदार्थ या वे भोज्य पदार्थ जिनसे हम हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व पूरा हो जाएं। ठीक है, उसको हम संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखो, संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, यहाँ पर 10 सभी जीवों के लिए सही होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं। बच्चों यह बड़ी अच्छी क्वेश्चन संख्या था, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया हूँ। इसलिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि आप लोगों के विवेक पर यह था। आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे की थालियों में लिखिए। तो ये बच्चे आपकी थाली है और ये आपके दोस्त की थाली है। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या क्या थाली में रखते हैं, दाल रहता है, चावल रहता है, सलाद रहता है, रोटी रहता है। ठीक है, तो आप अब दोस्त की थाली में भी वही चीज़ होगा, तो आप लोग एक दूसरे को देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखो बेटा क्या है, दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है। समझाइए। दूध देखो एक संपूर्ण आहार जरूर होता है लेकिन एक संतुलित आहार नहीं है। क्यों? संतुलित का मतलब होता है कि सारे न्यूट्रिशन एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दूध में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं पूरी। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन संख्या 1 कहता है नीचे चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है नहीं। लेकिन आप लोग तो खाना इसे बहुत पसंद करेंगे। ये समोसा हो गया, ये सैंडविच हो गया, ये क्या है, सैंडविच है इसमें। ठीक है, ये बर्गर हो गया, ये हमें लगता है कि इसको क्या बोलते हैं सर, देखिए मैगी है। ठीक है, तो आप लोग इसको तो बहुत खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमारा शरीर इनसे फैट और स्थूल हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। बच्चों इसमें दूसरा में देखो गलत सही का निशान लगाना है। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, इसको देख करके आप लोग मिला लीजिए, आप लोग ठीक लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 और 2 देखेंगे। हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में सुबह का पका है, तो बासी भोजन खाओगे तो उसमें जीवाणु और फफूंद हो जाएंगे, जिससे शरीर में क्या हो जाएंगे, वो पनप जाएंगे, हमारे शरीर को क्या करेंगे, संक्रमित कर देंगे। सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों? तो बच्चों टेम्परेचर के कारण होता है ऐसा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो, यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोग इसको देखिए और उसके बाद आप लोग ठीक से कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 और 2 देखो, इसमें
भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर को निकाल देना, पानी को किसी भी एलिमेंट में से, किसी भी भोज्य पदार्थ में से पानी को निकाल देना। तो रसोई घर में करते हैं, आपूर्ति केंद्र होता है, खाद्य विभाग होता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है। अगर दूध को गर्म नहीं करोगे बच्चों तो उसमें क्या हो जाए, बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, पनप जाएंगे। अगर गर्म कर दोगे तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं। प्रशीतन, इसका मतलब फ्रीजिंग होता है। निर्जलीकरण मतलब वाटर को निकाल देना होता है। रासायनिक मतलब कुछ हम केमिकल्स द्वारा उपयोग करते हैं, तो सारे विधियों का, ठीक है। चौथा का मतलब होता है पास्चुराइजेशन, किसे बोलते हैं। पास्चुराइजेशन कहाँ पर होता है, हमेशा दूध में होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए, सभी लोग टमाटर जैसी सब्जियों को तो फ्रीज में रख सकते हैं। गांव में होता है कुछ चीज़ों को हम लोग ओस में रख देते हैं जिससे टमाटर सुरक्षित रहता है। दूसरा संख्या है, किन वस्तुओं में तेल और नमक डालकर अधिक दिनों तक संरक्षित रखा जाता है। तो आम का अचार हो गया, जितने भी अचार बच्चे होते हैं, जितने भी मुरब्बे होते हैं, उसको हम अचार में तेल और नमक डालकर क्या करें, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर देखिए सभी लोग, ये हो गया है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज, यह तीसरा और चौथा भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 देखिए, यहाँ पर सभी लोग, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट या रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई होती हैं। आप लोग बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट खा लोगे, लेकिन उसके बारे में कभी डिटेल में नहीं पढ़ोगे। उसमें MFG डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उस चीज़ भी लिखी होती है, ठीक है। दूसरा संख्या, तो आज वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवाबंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को एक साथ देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3, 4, 5 को एक साथ देखेंगे, ठीक है। क्या है 3, 4, 5, क्या कहता है, दिए गए चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है तो इसे आप क्या समझते हैं। ये बच्चों देखते हो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को खा करने के बाद उसके जो बचता है उसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ये हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें पोषण देते हैं, हमारे विकास में सहायक होते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं। भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यदि उचित संरक्षण नहीं किया गया तो ये जल्दी ही खराब हो जाएंगे ताकि कई दिनों तक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। 5 के बाद छठवां देखिए, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों में, ये आप लोग छठवां भी आप लोग दे करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, नया चैप्टर है बच्चों, हम और हमारी फसलें। हम और हमारी फसलें आ गए, ठीक है। हम और हमारी फसलें मतलब हम हैं और हमारी जो हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं वो चीज़ें हैं। प्रश्न संख्या 3 1 देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दी गई तालिका बनी है, इसमें मिट्टी लिखा है, मिट्टी के गुण लिखा है और उगने वाली फसल लिखा है। तो बच्चों मैंने इसको लिख दिया है, आप लोग दे करके इसको लिख लीजिए, चैप्टर में दिया गया है, आप लोगों ने पढ़े हैं इसको बढ़िया से, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 और 3 हम लोग साथ में देखेंगे। 2 और 3 क्या कहता है, ह्यूमस क्या है। ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले तथा अंश मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो ये ह्यूमस का प्रयोग, ह्यूमस बन जाते हैं, ठीक है। इसे करने से क्या होता है, किसानों की मिट्टी में उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। नीचे संख्या 3 देखिए, नीचे दिए गए फसलों को उनके वर्गों के आधार पर खरीफ, रबी और जायद में वर्गीकृत करके लिखिए। यहाँ पर खरीफ लिखा है और जायद लिखा है और रबी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर धान हो गया, मक्का, ज्वार हो गया, ये खरीफ की फसलें होती हैं। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, मैंने यहाँ पर आपको लिख लिया है, दे करके इसको भर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, आप ने कौन कौन से बीज देखे हैं उनके नाम लिखिए। बीज तो आपने बहुत देखे होंगे, गेहूं, चना, सरसों, धान, उड़द, मक्का, ठीक है। तो बहुत ज्वार है, अरहर है, बहुत बीज देखे होंगे, इसको देख करके आप लोग फील कर लीजिएगा, ठीक है। 2, 3, 4 हम लोग एक साथ में देखेंगे। 2, 3 और 4 क्या कहता है, इनमें से कौन सा बीज के लिए सच है उस पर सही का निशान लगाइए। शोषण करते हैं मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो सही बात है। बिना हवा के बढ़ सकते हैं, कभी नहीं बढ़ सकते। सूरज की रोशनी से उन्हें नुकसान पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। तो सही तुम्हारा क्या हुआ, शोषण करते हैं, ठीक है। बीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, बीज क्या करते हैं, जिससे हम अगली फसल का उगाने का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण बीज और उन्नतशील बीज में क्या अंतर होता है। साधारण बीज को किसान स्वयं तैयार करता है, जबकि उन्नतशील बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनमें उर्वरा शक्ति भी
मायने रखती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो गया। प्रश्न संख्या 1 और 2 यहाँ पर देखिए सभी लोग। 1 और 2 में क्या है, चित्र को देखें और बताइए ये सिंचाई कौन सी पद्धति है। यहाँ पर देखो एक किसान है बच्चों, यहाँ पर एक कुआं है और यह बहुत ही प्राचीन पद्धति है। ये इसको हम ढेकली विधि कहते हैं, ढेकली विधि होती है ये इसको। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 2 देखो, ये ड्रिप सिंचाई विधि है और ये स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब होता है फव्वारा, ड्रिप मतलब होता है बूंद बूंद। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 और 3 यहाँ पर देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या अंतर है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद और स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा। इसमें इस ड्रिप में क्या होता है, इसमें पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व पाइप आदि से डाला जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, फव्वारे द्वारा सिंचाई की जाती है। जल प्रवाह सिंचाई पद्धति विधि क्या होती है, जब बहता हुआ जल, जैसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हैंडपंप के द्वारा या मशीन के द्वारा जब हम लोग पानी अपनी फसलों को देते हैं तो वो जल प्रवाह पद्धति कराती है। उसमें जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बच्चों यहाँ पर आप लोग देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4, इसमें पानी की बात की गई है। नीचे दिए गए फसलों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन करना है। कम पानी की जरूरत किसे ज़्यादा पानी की जरूरत है। प्याज, तिल, मटर, सेब, इनको कम पानी की जरूरत होती है बच्चों। चावल, गन्ना, कपास, केला और गेहूं में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 5 कहता है जैविक खाद और रासायनिक खाद क्या है। जैविक खाद और रासायनिक खाद क्या हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको क्या है। जैविक खाद का मतलब होता है जैसे मिट्टी हो गया या कोई चीज़ सड़ी हुई सब्जी के छिलकों से बनता है, पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है। रासायनिक खाद क्या होता है, ये केमिकल्स के प्रयोग से बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसे भूमि बंजर होने लगती है, उनमें उर्वरता शक्ति शुरू में तो ज़्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है रासायनिक खाद का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है। बच्चों आप लोग जानते हैं, इसको देख करके लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 और 3 ये भी आप लोग यहाँ पर देख करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखिए क्या है, इसको कॉलम 1 और कॉलम बी से मिलाना है। तो हंसिया का प्रयोग, हंसुआ मतलब हम लोग गांव की भाषा में हंसुआ कहते हैं। कुदाली मतलब गुड़ाई करना। सीड ड्रिल का मतलब होता है बीज बोना। स्प्रिंकलर का मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क ख देखते हैं। ठीक है, 3 क देखते हैं, उसके बाद हम मुझे बताऊंगा। क में आप लोग देख लीजिए इसे कल्टीवेटर का मतलब ये होता है 9 हरवा, जो गाँव की भाषा में 11 हरवा के भाषा में फेमस होता है, गाँव की भाषा में। ठीक है, यहाँ पर ख देखिए बच्चों, ख में थोड़ा मुझे डाउट हुआ था शिक्षकगण, मुझे यहाँ पर डाउट होता है। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए। वे फसल की कटाई में व्यवधान डालते हैं। सही बात है, जब हम फसल काटेंगे तो व्यवधान डालेंगे। वे फसल की वृद्धि में सहायक करते हैं, वृद्धि में तो कभी सहायक नहीं करेगा। ठीक है, वे फसल के पौधों के साथ जल पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ पौधों के साथ साथ खरपतवार भी बढ़ते हैं, वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। सही बात है, तो इसमें बच्चों मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे क, ग और घ अपने आप से ऑप्शन बनाना पड़ा है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा था। अगर आप लोग को लगे कोई दूसरा ऑप्शन सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके मुझे प्रत्युत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं। फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है, ये सभी को पता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो, किसानों के पास पर्याप्त जगह नहीं होती है जिससे वे अपने अनाज को रख सके, इसलिए वो क्या करता है, ट्रैक्टर के द्वारा या गाड़ियों के द्वारा वो भंडारण गृह जैसे स्टोर रूम बनाए जाते हैं गाँव में, शहरों में, तो वहाँ वो भिजवाता है। और उसके बाद क्या करती है, उसके ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उसको नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आप लोग देख करके इसको फील कर लीजिए। यहाँ पर हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों। यहाँ पर हरित क्रांति मैंने यहाँ पर भारत के बारे में क्यों लिखा है, देखिए विदेशव्यापी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में विलियम गार्ड थे, लेकिन मैंने भारत के रूप में लिखा है। M.K. स्वामीनाथन थे और इसकी शुरुआत कर 1965 के आसपास हुई थी। हरित क्रांति का उद्देश्य देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको देख कर लिख लेना सभी लोग। ठीक है, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, हरित क्रांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, इसको देख करके फील कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, HIV बीज के बारे में आप क्या जानते हैं। HIV बीज मतलब
होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। इसका मतलब ये होता है ये हाई क्षमता वाले बीज होते हैं, ये हाई क्षमता वाले बीज होते हैं और ये इनकी उर्वरा शक्ति मिट्टी में बहुत ज़्यादा पनपती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? पशुपालन, कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, फसल उत्पादन। तो सभी लोग बच्चों जानते हैं कि इसका संबंध, इसका रिलेशन कृषि उत्पादन से ही है। ठीक है, तो बच्चों हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।